आज सबसे बात करनी पड़ेगी। अरे 20,000 किराया जाता है, ऐसा कब तक चलेगा? यहाँ हमारे लिए तो कुछ बचता ही नहीं है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा कुछ नहीं होने वाला, हम तो कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। नीलम काफी परेशान होकर अपने परिवार के पास जाती है और सभी से कहती है, अरे ऐसा कब तक चलेगा? हमारे हाथ में कुछ बचता ही नहीं है। ठेले का सामान और वो 20,000 किराया। अरे घर का राशन भी नहीं हो पाएगा कुछ दिनों में, मैं बोल रही हूँ। अब हमें कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हम भिखारी का रूप ले लें। हम सोच तो रहे कि आज राजमा दे खाने में, या फिर ठीक ही रहेगा। तुम ना भोंदू ही रहना। अरे घर के बारे में जरा सोच लो। माँ क्या सोचो, आप बताओ ना। अरे ठेला जहाँ लगाते हैं हम, वहाँ पैसे तो देने ही पड़ेंगे ना। अब कोई फ्री में हमें जगह थोड़ी ना देगा। अरे वो हम जानते कि ठेला हमारा ही है, बस एक कोने की जगह के हम 20,000 रुपए दे रहे हैं। क्या आप लोगों को ये भारी नहीं पड़ रहा? अरे भाग्यवान, भारी क्या, वहाँ लोगों का आना जाना है, लोग जगह देख कर आते हैं। और तो और हम जहाँ अपना ठेला लगा रहे हैं वहाँ पर भीड़ काफी रहती है। ऐसी जगह के अगर मालिक 20,000 ले रहा है तो क्या खराबी है? देखिए जी, मैं कुछ नहीं कह रही, मैं बस इतना कह रही हूँ कि हमारा परिवार भी बड़ा है, हम लोगों को भी अपना भविष्य देखना चाहिए। अरे यहाँ तो हमारी आमदनी ही बस उतनी है जितने में बच्चे की स्कूल की फीस और खाना पीना हो। अगर पैसे बचेंगे ही नहीं तो हम अपना फ्यूचर कहाँ से देखेंगे? ना सिर्फ हमारा, लेकिन बच्चों का फ्यूचर भी तो देखना है ना जी। नीलम की बातें सुनकर अब घर में कोई कुछ नहीं बोलता। तभी दीपा बीच में बोलती है, माँ जी बिल्कुल सही कह रही हैं। माँ जी अब चिंता मत कीजिए, हम लोग कुछ सोचते हैं। और नैतिक जी, आप बिना न जाने कैसे मजाक करते रहते हैं। आपकी मजाक करने वाली आदत जाएगी नहीं क्या? जब छोले भटूरे का ठेला है तो हम वही लगाएंगे ना। माँ जी की चिंता बिल्कुल जायज है, हम थोड़ी सी जगह की 20,000 रेंट भर रहे, आखिर क्यों भाई? दोनों सास बहू की बातें बिल्कुल ठीक थी और सोचने वाली भी थी, इसलिए सभी लोग थोड़ी देर सोचते हैं, फिर कोई कुछ कहता नहीं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन जब सभी लोग एक साथ बैठे हैं तो दीपा कहती है, माँ जी हम लोग बाहर दूसरी जगह दूसरी सोसाइटी में ठेला क्यों लगाए, जबकि हमारी सोसाइटी भी इतनी पोश एरिया में है। अरे हमारी सोसाइटी कम थोड़ी ना है। मैं तो कहती हूँ दूसरी जगह ठेला लगाने से बेहतर है कि हम अपनी ही सोसाइटी में ठेला लगा लेते हैं। बहू ये तो क्या बोल रही है? अरे यहाँ ज्यादा लोग आते ही नहीं है, और जहाँ भीड़ नहीं होती वहां बिक्री कैसे होगी? और तो और हमारे ग्राहक पुरानी जगह पर बंधे हुए हैं, अब उन्हें वहां हमारा ठेला दिखेगा नहीं तो बेकार में वो ग्राहक भी हमसे टूट जाएंगे। माँ जी ग्राहक की जुबान पर अगर हमारे छोले भटूरे का स्वाद जमा होगा ना तो वो यहाँ भी आएंगे। और वैसे भी भीड़ होती नहीं है क्योंकि यहाँ ज्यादा कुछ है नहीं, और कुछ तो तब होगा ना जब हम शुरू करेंगे। देखिए हमें 20,000 रुपए देने पड़ रहे हैं और उन पैसों की वजह से हमारे काफी काम भी रुक जाते हैं। इससे अच्छा तो यही रहेगा कि हम अपनी सोसाइटी के बाहर ही ठेला लगाते हैं, इससे हमारा ठेला भी बंद नहीं होगा। और तो और यहाँ पर पुराने ग्राहकों के साथ नए ग्राहक और बन जाएंगे, साथ में हमारे 20,000 भी बर्बाद नहीं होंगे। दीपा जो अपने ससुराल वालों को समझाना चाह रही थी, वो उसके ससुराल वालों को समझ में नहीं आ रहा था। तभी बीच में टोकते हुए उसके ससुर कहते हैं, बहू हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम क्या कहना चाहती हो? अरे बातें गोल गोल क्यों घुमा रही हो, सीधे सीधे बताओ क्या कहना चाहती हो? अरे पापा जी मैं यही कहना चाहती हूँ कि किसी दूसरे को पैसे क्यों देना, क्या मतलब है जब मेरे ससुराल के आगे ही ठेला लग सकता है तो। अब यही तय है कि हम अपनी सोसाइटी के बाहर ठेला लगाएंगे। लोगों को हमारे हाथ का स्वाद पसंद आता था और वही स्वाद लोगों को यहाँ लेकर आएगा। जानती हूँ शुरुआती दौर में थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन मेरा विश्वास कीजिए हमारा ठेला बहुत अच्छा चलेगा, क्योंकि हमारी सोसाइटी बहुत पॉश एरिया में है। और अगर हम यहाँ पर थोड़ा रेट भी बढ़ाकर अपने छोले भटूरे बेचेंगे ना तो भी हमारे छोले भटूरे अच्छे बिक जाएंगे। बहुत ठीक कह रही है, एरिया तो हमारा भी बहुत अच्छा है, और वहां लोग हमारे बनाए छोले भटूरे की तारीफ करते थे, ना कि एरिया की। तो वहां जाकर 20,000 रुपए देने से अच्छा है कि हम अपनी सोसाइटी के बाहर ही ठेला लगा दें। इस तरह हमारे 20,000 रुपए किराए में नहीं जाएंगे, और तो और हम लोग उन 20,000 को किसी काम में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो बस अब इतना सोचना ही नहीं है, अब हम ठेला अपनी सोसाइटी के बाहर ही लगाएंगे। अरे लेकिन बहू किसी को ये नहीं पता कि हम लोग ठेला लगाते हैं। हमारे सोसाइटी के लोगों को पता चलेगा कि हम छोले भटूरे का ठेला लगाते हैं तो वो क्या सोचेंगे? उन्हें तो यही लगता है कि हम किसी बड़ी एमएनसी में काम करते हैं। पर अगर उन्हें ये पता लगा कि हम ठेला लगाते हैं तो हमारी वो रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, और क्या कहेंगे वो लोग? 4 लोग क्या सोचेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे, इससे हमें क्या है? अरे कौन है वो 4 लोग? क्या वो 4 लोग हमारा पेट भरते हैं? नहीं ना। क्या वो 4 लोग हमारे घर का खर्चा चलाते हैं? नहीं ना। माँ जी देखिए 20,000 किराया देना बहुत बड़ी बात होती है। अरे उस 20,000 से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, आप ये बात समझाइए ना इन लोगों को। अरे बहू मैं क्या ही समझाऊं इन्हें,
इन लोगों को समझाना मतलब पत्थर में सर मारना। दीपा की बात बिल्कुल सही होती है और इसलिए अब सभी लोग उसकी बात से सहमत हो जाते हैं। पापा, दीपा बिल्कुल सही कह रही है। अरे मैं तो कहता हूँ एक बार हमें दीपा की बात मान लेनी चाहिए। सच में 20,000 बहुत बड़ी रकम होती है। अब तक मुझे लग रहा था कि जगह के हिसाब से रकम छोटी है, लेकिन सच कहूं तो अब मुझे भी ये 20,000 बहुत भारी लगने लगा है। मैं 20,000 किसी और को नहीं दे सकता, जबकि हम इस 20,000 को बचा सकते हैं। हाँ बेटा, तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, लेकिन सच कहूं तो मुझे बस डर इस बात का लग रहा है कि अगर हमारा ठेला नहीं चला तो। पिताजी, अगर हमारा ठेला नहीं चला तो हम अपना ठेला वहीं लगा लेंगे जहां हम अभी लगाते हैं। लेकिन सच बताऊं तो ये कि 20,000 फ्री में ही हम वहां के मालिक को दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक बोल रही है बहू। इसी तरह अब सब लोग इस बात से सहमत हो जाते हैं और अगले दिन से वो अपनी सोसाइटी के बाहर ठेला लगाना शुरू कर देते हैं। मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है। पापा जी, आप क्यों इतना सोच रहे हो? अरे जितना सोचोगे उतना ही परेशान रहोगे, इसलिए ये सब बातें मत सोचो, अपने काम पर ध्यान दो, सब कुछ अच्छा ही होगा। वो लोग अपना ठेला लगाए खड़े होते हैं। सोसाइटी के लोग आते जाते दीपा और उसके परिवार को देखकर आपस में बातें बना रहे होते हैं। अरे ये कैसे लोग हैं? कहने को तो हमारी इतनी बड़ी सोसाइटी में रहते हैं और काम देखो ये छोटा सा ठेला चला रहे हैं। मुझे तो शर्म आ रही है इन्हें देखकर। हाँ मैडम, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अरे हमारी सोसाइटी में इतने पढ़े लिखे लोग रहते हैं, मुझे नहीं पता था ये ठेला चलाने वाले लोग भी रहते होंगे। इनकी वजह से हमारी सोसाइटी खराब लग रही है। बेचना ही था तो पिज्जा बर्गर बेचते, इन लोगों को ये छोले भटूरे ही बेचने को मिले। इन लोगों को कुछ भी बोलेंगे ना तो भी इन्हें शर्म नहीं आने वाली। अरे ऐसे लोग होते ही हैं बेशर्म, तभी तो देखो कैसे बेशर्मी से हमारी सोसाइटी में ठेला लगा लिया। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, पहले तो ये बोलते थे ये लोग मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे, अब पता चल रहा है उनकी कौन सी मल्टीनेशनल कंपनी थी। अरे कोई बात नहीं, इंसान के हालात खराब होते हैं तभी उनका ये हाल होता है। शायद इन लोगों के साथ भी यही हुआ होगा। वैसे मैं क्या कह रहा हूँ कि क्यों ना हम भी टेस्ट करके देखें इनके बनाए छोले भटूरे कैसे हैं। नहीं, मैं नहीं खाऊंगी, मुझे तो देखकर ही मन नहीं हो रहा। अरे कोई बात नहीं ना, खाकर पता चलेगा स्वाद है या बस ऐसा ही ठेला लगाने का शौक पूरा करना है ये लोग। आसपास के लोग बुराई तो काफी कर रहे होते हैं, लेकिन जब छोले भटूरे खाते हैं तो उनका मुंह बंद हो जाता है, क्योंकि जिस तरह वो उनकी बुराई कर रहे थे उससे कहीं बेहतर उनके छोले भटूरे थे। उनके छोले भटूरे का स्वाद किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं था। अब धीरे धीरे ही सही, लेकिन 2-4 लोग आने लगते हैं। वो लोग उनके छोले भटूरे की बुराइयां भी करते और उनके छोले भटूरे को खाया भी करते। इतने भी कुछ खास नहीं है। मुझे तो पता ही था छोले भटूरे अच्छे नहीं होंगे। अरे अगर हम किसी महंगे होटल में जाकर खाएंगे तो वहां का स्वाद ये ठेला थोड़ी ना मैच कर पाएगा। वैसे भी इन लोगों ने इतनी अच्छी पॉश सोसाइटी के बाहर ठेला लगाकर हमारी सोसाइटी के ऊपर जैसे दाग लगा दिया है। वैसे तुम लोगों को शर्म नहीं आती? मतलब इतने अच्छे एरिया में रहते हो, इतनी पॉश सोसाइटी में हो, और काम ये ठेले पर छोले भटूरे बेचने का कर रहे हो। हमें तो लगा था तुम्हारे पतियों की कोई सरकारी नौकरी होगी या कोई बड़ी सी कॉर्पोरेट कंपनी में काम करते होंगे, लेकिन ये ठेला। हाँ आंटी जी, ये ठेला ही हमारी पहचान है और हमारे घर से कोई भी सरकारी नौकरी या कॉर्पोरेट जॉब नहीं करता। हम पहले दूसरी सोसाइटी के बाहर ठेला लगाते थे ये छोले भटूरे का, और अब अपने ससुराल के आगे ही ठेला है हमारा। चलो चलो, एक प्लेट और लगा दो। वैसे तो मैं ऐसी किसी जगह से खाता नहीं हूँ, लेकिन अब तुम लोग हमारी सोसाइटी में रहते हो तो खा लेता हूँ। ऐसे ही धीरे धीरे ठेले पर कई लोग आने लगते हैं। लोग आते हैं, मजाक बनाते हैं, ताने देते हैं और छोले भटूरे खा के भी जाते हैं। अच्छी खासी पॉश सोसाइटी खराब करके रखती। अरे तुम लोगों का कोई स्टैंडर्ड नहीं होगा, लेकिन हम लोगों का तो है। अरे भाई साहब, ये सोसाइटी हमारी भी तो है और हमारा तो काम ही है ना, तो आप अपना काम कीजिए, ताने दीजिए और छोले भटूरे खाइए। मतलब मोटी चमड़ी हो गई है तुम लोगों की, कोई कुछ भी कहे तुम लोगों को फर्क पड़ेगा नहीं। अरे जब कमाना ही है तो हम एक ही चीज कर सकते हैं ना, या तो आप लोगों की बात सुनकर अपना ठेला बंद कर दे या फिर अपना काम करें। लेकिन पापा जी, अगर हम ठेला बंद करेंगे तो हमारा नुकसान है या इन लोगों का? अरे बहू, अगर ठेला बंद किया तो हमारा ही नुकसान है, इन लोगों का क्या जाना है। ये आज हमें ताने दे रहे हैं, कल किसी और को देंगे। ओहो, फिर तो भाई साहब आप हमें ताने ही दे दीजिए, क्योंकि ठेला बंद होना तो हमारे लिए ठीक नहीं है। हाँ तो क्या कह रहे थे आप? हमने पॉश सोसाइटी खराब कर दी यार। अरे मेरे लिए एक प्लेट छोले भटूरे खाने के लिए लगा दो, साथ में हरी वाली चटनी ज्यादा देना और हाँ मिर्च का अचार भी। जी अभी देती हूँ। इसी तरह लोग आते जाते छोले भटूरे खाते और पैसे के साथ 4 ताने देकर चले जाते। समय गुजरता गया, दीपा और उसके परिवार का काम भी अच्छा चलने लगता है। कुछ दिनों बाद दीपा अपने परिवार के साथ घर में बैठी होती है और दिन की कमाई गिनती है। माँ जी, आज तो काफी अच्छी कमाई हुई है।
हाँ बहू, पहले जहाँ हमें 20,000 रुपये देने पड़ रहे थे वो भी बच रहे हैं अब तो। अरे यहाँ तो लोग हमारा पहले मजाक बनाते, फिर ताने देते और तब जाकर छोले भटूरे खाते हैं। हमारा ताने से पेट भरता है और उन लोगों का छोले भटूरे से। क्या आप बिना उन लोगों की बातों को दिल पे लगाकर बैठेंगे तो कैसे चलेगा? और खुद देखिए ना, हमारा काम तो अच्छा चल रहा है, फिर क्यों हम किसी की बातों को सोचे? और नहीं तो क्या। अरे अपना काम बनता, तेल लेने जाए जनता। धीरे धीरे अब सोसाइटी के बाहर के लोग भी वहां आकर खाने लगते हैं। गुजरते दिन के साथ उनकी कमाई भी बढ़ने लगती है। अरे भाई साहब, इतनी बड़ी और बढ़िया सोसाइटी के बाहर ये छोटा सा ठेला लगाया, चलता तो खूब है, लेकिन कोई कुछ कहता नहीं है क्या? अरे ये हमारी सोसाइटी भी है, हमारा भी यही घर है। लेकिन आप तो ये छोटा सा ठेला लगाते हो, इतनी कमाई हो जाती है कि ये फ्लैट खरीद लिया आपने? फ्लैट तो बहुत साल पहले लिया था, गांव की जमीन बेचकर। और अब ठेला लगा रहे हो? अरे भाई साहब, जैसा आपका काम है ना, ये फ्लैट बेचकर एक दिन किसी झोपड़ी में ना जाना पड़े। अच्छा भाई साहब, आपको छोले भटूरे कैसे लगे? छोले भटूरे तो काफी स्वाद है, लेकिन बात यहाँ छोले भटूरे की नहीं है। अरे मेरी जान पहचान में क्लर्क की नौकरी है, कहो तो बात करता हूँ। आप बाप बेटे कर लेना मिलकर, घर में थोड़ी ज्यादा ही पैसे आएंगे। पूरे परिवार को एक ठेले पर लगाया हुआ है, ऐसे कुछ नहीं होने वाला। मेरी बात तो सुनिए भाई साहब, छोले भटूरे खा तो लिए, लेकिन अब तक पैसे नहीं दिए आपने। अरे मैं क्या कहीं भागा जा रहा हूँ? यही तो खड़ा हूँ, पैसे देकर ही जाऊंगा। आप इन्हें समझाते क्यों नहीं हो? मैं यहाँ बात क्या कर रहा हूँ और ये क्या बोले जा रही है? आप ही तो कुछ भी बोले जा रहे हो। अरे ठेला हमारा है, कमाई हमारी है, परिवार हमारा है, लेकिन आपको पता नहीं क्यों दुख हो रहा है। अरे हम लोगों को कोई परेशानी नहीं है। तो फिर यहीं पड़े रहो। एक तो मैं इनके भले के लिए कुछ बोल रहा हूँ, ऊपर से हम ही अकड़ दिखा रहे हैं। अरे ठेला है, ठेले पर ही रह जाओगे। अनिल इतना बोलकर वहां से चला जाता है। कई महीने निकल जाते हैं और इनका काम काफी ज्यादा अच्छा चलने लगता है। उसी सोसाइटी में अब दीपा का परिवार 4 फ्लैट और ले लेता है। सही समय पर हमने अपने घर के आगे ठेला लगा लिया, वरना तो हमारी सारी कमाई किराया देने में ही चली जाती। कुछ ही समय में हम लोगों ने इस सोसाइटी में 4 और फ्लैट खरीद लिए। मैं कहती थी ना माँ जी कि लोगों का तो काम ही बोलना है। अगर हम लोगों की बात सुनकर खुद के बारे में नहीं सोचते तो अब भी वहीं रहते जहाँ पहले थे। अरे हमने 4-4 फ्लैट ले लिया सोसाइटी में, लड्डू बांटना तो बनता ही है। पापा जी, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सोसाइटी के लोग हैं ना, छोले भटूरे खाने आएंगे, ताने देंगे, हम उन्हें भी खुशखबरी दे देंगे। अभी तो हमें अपने काम पर जाना चाहिए। अरे चलो भाई, बातें ज्यादा करोगे तो 5 फ्लैट कैसे लेंगे? कुछ दिनों बाद सोसाइटी वालों को भी ये खबर मिलती है और सब चौंक जाते हैं। अरे भाई साहब, आपके और आपके परिवार को ढेरों बधाई, आपने तो हमारी सोसाइटी में 4 और फ्लैट ले लिए। धन्यवाद। बताइए, छोले भटूरे खाएंगे आप? आज हमारी तरफ से फ्री आपके लिए। मैं तो शुरू से कहता था कि यहाँ के छोले भटूरे सबसे अच्छे होते हैं। मैं हमेशा से यही का तो खाता हूँ। हमारी सोसाइटी की शान है आपका ये ठेला। पापा जी, मेरे कान, मुझे कुछ भी ठीक से सुना ही नहीं दे रहा है पापा जी। क्या हुआ बहन जी? अरे आप कह रहे हैं कि हम सोसाइटी की शान है, मतलब हमारा ठेला? ये तो मैंने गलत ही सुना होगा, है ना पापा जी? हम एक बार डॉक्टर के पास चलते हैं, अभी इलाज भी हो जाएगा। अगर आगे ज्यादा कोई बड़ी दिक्कत आ गई तो? अरे नहीं नहीं बहन जी, आपने कुछ गलत नहीं सुना, मैंने यही कहा है। देखो, अगर मैं ये सब नहीं कहता तो आप लोगों को हिम्मत कैसे मिलती? बस मेरी जुबान कड़वी है, लेकिन आपके तर्क से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अच्छा, अगर वाकई में ऐसी बात है तो हमें भी आपकी सोच जानकर अच्छा लगा। अरे हम तो बस ताने देते रह गए हैं। कल तक जिसे 4 दाने दे रहे थे, आज वही हमारी सोसाइटी में 4 फ्लैट के मालिक बन गए। सुरेश भाई साहब, मुझे भी नौकरी पर रख लो ना। भाई साहब, आप भी अच्छा मजाक कर लेते हैं। अरे आपकी तो सरकारी नौकरी है, आप क्या यहाँ ये छोटे से ठेले पर काम करेंगे? वैसे भी हमारी पॉश सोसाइटी है, यहाँ एक ही परिवार काम करे तो सही है। क्या बहन जी, आप बिना रे, कोई बात नहीं, सरकारी नौकरी से कुछ दिनों में छुट्टी होने वाली है। सब लोग हंसने लगते हैं, लेकिन दीपा और उसके परिवार की इतनी तरक्की देखकर हर कोई काफी ज्यादा हैरान रह जाता है। सुजीत के तो होश ही उड़ जाते हैं। अपनी तो सरकारी नौकरी होते हुए भी इतना कुछ नहीं कर पाया। अपने बेटे को कोई अच्छा कोर्स करवाने से अच्छा इनके पास ही लगा दूं, सही रहेगा। अरे जितना वो 4 साल में कमाएगा उतना यहाँ 1 साल में कमा लेगा। आगे ठेला और पीछे हमारे भी कई फ्लैट होंगे फिर तो। टिंकू, आओ, आज आने में देर कर दी, धूप सिर पर चढ़ाई, तुम्हारी वजह से मैंने चाय नहीं पी। सुभाष, आज तो बिल्कुल टाइम नहीं मिला। ये देखो, मेरे समधी जी आए हुए हैं, मैंने सोचा इन्हें भी तुमसे मिलवा देता हूँ, कभी मुलाकात हुई तो एक दूसरे को पहचान लोगे। सही किया, आइए भाई साहब, आप भी आइए। जी जी, हम तो आपसे ही मिलने आए थे टिंकू जी, हमेशा आपकी बातें करते, तो मैंने सोचा मिलकर देखते हैं।
रिटायर्ड सुभाष और उनकी पत्नी शीलम पूरे दिन बैठक और हॉल को घेर बैठे रहते और सुभाष दिन के तीनों पहर अपने दोस्तों के साथ देश, दुनिया, नेता, नगरी की बातचीत करते। सुभाष घर के अंदर अपनी बहू से चाय बनाने के लिए कहने जा रहे थे, तभी शीलम सामने आई। शीलम जी, टिंकू और उनके समधी बैठक में आए हुए हैं। उनके लिए 3 कप चाय और बहू से बोलना कुछ नाश्ता बना दे। जी मैं कह देती हूँ। शीलम किचन की तरफ जाती है तो दोनों बहुएं काम में लगी होती हैं, क्योंकि दोनों के बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार थे और वो उनका टिफिन लगा रही थी। निकिता बहू, चाय बना दे। टिंकू और उनके समधी जी बैठक में आए हुए हैं और समधी जी रोज रोज थोड़ी ना आते हैं। ऐसा कर कि कुछ आलू के पकौड़े भी बना देना। माँ जी, मैं कृष्णा को स्कूल भेज रही हूँ। अभी मैंने उसके टिफिन के लिए इडली बनाई है और अभी पकौड़ी इतनी जल्दी तो नहीं बना सकती। अरे ऐसा कर, तू चाय बना दे, सोनल बहू पकौड़े तल देगी। टाइम भी कितना लगता है। जिया को स्कूल बस तक छोड़ दूं, अभी आकर बना दूंगी। ठीक है बड़ी बहू, तू जल्दी से चाय बना ले। जी मम्मी जी। जैसे ही बैठक में 3 कप चाय बनाकर आती है और 1 प्लेट में पकौड़े बनकर जाते हैं, उसी वक्त सुभाष के दोस्त जौहरी अंकल वहां आ जाते हैं। सुभाष बैठक से आवाज देते हैं, सुनिए शीलम जी, बहू से कहना 1 कप चाय और भिजवा दे। जौहरी जी भी आ गए हैं। जी अभी लाती हूँ। सोनल किचन से जा चुकी थी। निकिता काम खत्म करके 1 कप चाय लेकर किचन से जा ही रही थी, तभी शीलम उससे कहती है, निकिता बहू 1 कप चाय बना दे, जौहरी साहब भी आ गए हैं। मैं ये चाय पीने जा रही थी, आप इसे ही ले लीजिए। 1 कप चाय बनाने में इतना आलस करती है? मम्मी जी आलस नहीं, सुबह से चाय नाश्ता बनाकर थक गई हूँ। कुछ देर में लंच की तैयारी करनी है। ठीक है, मुझे यही चाय दे दो। शीलम निकिता के हाथ से चाय लेकर वहां से चली जाती है और खुद भी वहां जाकर बैठ जाती है जहां पर बैठक लगी होती है और सारे लोग बातें कर रहे होते हैं। लीजिए, सभी लोग चाय के साथ पकौड़ी खाइए और चटपटी बातें कीजिए, जिससे कि सुबह की ठंड थोड़ी कम हो। शीलम टिंकू की समधी जी से कहती है, अरे भाई साहब, आप पकौड़ी क्यों नहीं ले रहे? बहू ने बड़ी करारी और अच्छे बनाए हैं। बहन जी, सुबह सुबह पकोड़े खा लूंगा तो तेजाब और एसिडिटी बनने लगेगी। खाने का मन होने के बाद भी मैं तो मन मारता रहता हूँ। अरे भाई साहब, खाओ तो इसका भी इलाज कर देंगे। शीलम जी, जाते वक्त इनके लिए तवे पर भूनकर हींग अजवाइन दे दीजिएगा। हाँ और क्या, आप बेफिक्र होकर खाओ। इसी तरह उनकी बैठक घंटों चलती है और घर में बहू इसलिए परेशान होती क्योंकि घर में कमरे के अलावा कहीं बैठ नहीं सकती थी, क्योंकि हॉल में शीलम की सहेलियां डेरा डाल लेती और बैठक में उनके ससुर जी के दोस्त। शाम के वक्त शीलम हॉल में अपनी सहेली मुन्नी और शशि के साथ बैठी। निकिता और सोनम डाइनिंग टेबल पर बैठी सब्जी काट रही होती है। तभी निकिता बहू आज मेथी का साग काट रही है। वाह, लगता है मेथी बनेगी। हाँ, आज मेथी का साग और मटर की कचौड़ियाँ बनवाने की सोच रही हूँ। मेरी बहू तो मेथी का साग मोटा मोटा काट के रख देती है, खाने में ही नहीं होता। मैंने तो बनवाना ही बंद कर दिया है। शीलम, हम अपने जमाने में इतना महीन साग काटते थे कि पता नहीं चलता था साग किसका है। अब तो साग के पत्ते दिखते हैं। मुन्नी तू सही कह रही है, यहाँ भी यही हाल है। जीभ में धार तो है, लेकिन मॉडर्न बहुओं को साग काटना नहीं आता। निकिता ये सुनकर मटर छील रही सोनम की ओर देखकर बड़बड़ाती है, देख रही हो सोनम, हमारी सास हमारी कितनी बुराइयां कर रही है। इन्हें हमारे साग से इतनी परेशानी है तो खुद क्यों नहीं काट देती? इतनी बूढ़ी तो नहीं है कि हाथ नहीं चलेंगे। अगर वो साग काटेंगी तो मीटिंग कौन करेगा? हमारे पास सांस लेने का टाइम नहीं है और इनको बहुओं की बुराइयां और बच्चों के चाल चलन पर बातें करने से फुर्सत नहीं है। कुछ दिन बाद सोनल परेशान होकर निकिता के रूम में आती है। क्या हुआ सोनल, तुम इतना परेशान क्यों लग रही हो? भाभी जी, सालों बाद मेरी कुछ फ्रेंड्स आ रही हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा उन्हें कहाँ बिठाएंगे हम। अपने मायके वालों को तो रूम में बिठा लेते हैं, लेकिन फ्रेंड्स को डायरेक्ट रूम में तो नहीं ला सकते। लंच टाइम में तो हॉल खाली था, अब क्या कोई बैठा है? और कौन बैठा होगा? मुन्नी आंटी बैठी है और उनके साथ न जाने कौन कौन औरतें, मम्मी जिनके साथ काफी देर से पंचायत लगाए बैठी हैं। उनके मुंह पर जाकर ये भी नहीं कह सकते कि यहाँ से चली जाओ। अब तो तुम्हें अपने दोस्तों को कमरे में ही बिठाना पड़ेगा। भाभी जी, आप से ही कह रही हो। मैंने कुछ नाश्ता पहले से ही तैयार कर दिया है। क्या आप उनके आने के बाद नाश्ता गर्म करके रूम में ही दे देंगी? क्यों नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं नाश्ता दे दूंगी। सोनल के 2 दोस्त विकास और मोना कुछ ही देर में सोनल के घर आ जाते हैं। सोनल जिनको हॉल से रूम की तरफ ले जा रही होती है, तभी शीलम उनको रोकते हुए कहती है, सोनल, ये दोनों कौन है? मम्मी जी, ये हमारे दोस्त हैं। क्या ये दोनों पति पत्नी हैं? नहीं मम्मी जी, ये एंगेज्ड हैं। बस कुछ दिनों में इनकी शादी होने वाली है।
मंगेतर के साथ ऐसे अकेले घूम रही है। भगवान, क्या जमाना आ गया है। आंटी जी, हम सिर्फ घूम नहीं रहे, कई सालों से साथ में रहकर जॉब कर रहे हैं। बेटा, ये सब हमारे समाज में नहीं चलता। न जाने तुम्हारे माँ बाप कैसे हैं। बस करिए माँ जी, ये हमारे मेहमान हैं, इस तरह से बात करना बिल्कुल सही नहीं है। बहू, मैं कहाँ कुछ कह रही हूँ, मैं तो समझा रही हूँ। सोनल उनकी बातों से उदास होकर अपने दोस्तों को रूम में लिए जाती है और वो सारी औरतें अब विकास और मोना का टॉपिक लेकर बैठ जाती है। निकिता सोनल के दोस्तों के लिए समोसे और मैगी बना रही होती है, तभी उसकी खुशबू पूरे घर में फैलती है। सुभाष बैठक से आते हैं। शीलम जी, शाम की चाय का टाइम हो गया है। 2-4 लोग बैठक में बैठे हुए हैं, घर में समोसे बना रहे हैं। ऐसा करिए कि चाय और समोसे भिजवा दीजिए। जी, मैं बहू से अभी कहती हूँ। शीलम अपनी दोस्तों के बीच से उठकर किचन में जाती है, जहाँ पर निकिता समोसे चला रही होती है और एक तरफ मैगी बन रही होती है। निकिता बहू, 10 कप चाय बना ले, समोसे तो बन ही रहे हैं। तभी बैठक में 4-5 समोसे 1 प्लेट हॉल में रख देना। मम्मी जी, एक तरफ मैगी बन रही है और दूसरी तरफ मैं समोसे तल रही हूँ। चाय बनाने में थोड़ी देर हो जाएगी, क्योंकि जब तक मैगी नहीं बन जाती चाय नहीं बन पाएगी। शीलम समोसे की तरफ देखते हुए, निकिता बहू, मुझे ये समोसे कम लग रहे हैं। ऐसा कर, थोड़े और समोसे भर ले, जिससे कि काम ना पड़े। और 10-15 लोग तो बैठे ही हैं। मम्मी जी, बैठक में तो बेकार ही समोसे भेज पाओगी। कुछ ही देर में मैं डिनर की तैयारी करूंगी, फिर पापा जी खाना नहीं खाएंगे। वहाँ उनके दोस्त बैठे हैं, एक एक समोसा खा लेंगे तो कुछ हो नहीं जाएगा। ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। शीलम वहां से चली जाती है और निकिता गुस्से में भरकर जल्दी जल्दी बहुत सारे समोसे बनाती है। सबसे पहले मैगी और समोसे सोनल के रूम में देने जाती है, उसके बाद 10 कप चाय बनाती है। सुभाष जी हॉल में आकर पूछने लगे, शीलम जी, अभी तक चाय नहीं बनी? रुकिए, मैं किचन में देखकर बताती हूँ। शीलम किचन में जाकर देखती है तो निकिता ने 2 प्लेट में समोसे लगाकर रखे थे और चाय छान ली थी। कितनी देर हो गई है तुझे ये 4 समोसे बनाते हुए? तेरे पापा जी दोबारा पूछने तक आ गए। मम्मी जी, 4 नहीं 24 समोसे हैं, तब से किचन में लगी पड़ी हूँ। ठीक है, अब जुबान मत चला, ट्रे बैठक में देकर आ, मैं एक हॉल में देकर जाती हूँ। जी मम्मी जी। इतने काम से फ्रस्ट्रेट होकर निकिता अपने रूम में जाती है और उसके हस्बैंड सौरभ अपने बेटे कृष्णा को पढ़ा रहे होते हैं। तभी उनकी नजर निकिता पर पड़ती है। कृष्णा बेटा, आपका होमवर्क हो गया है, अब थोड़ी देर आउटडोर एक्टिविटी करके आओ। जी पापा, मैं बाहर अपने दोस्तों के साथ खेलने जा रहा हूँ। कृष्णा रूम से भागता हुआ बाहर चला जाता है। क्या हुआ निकिता, तुम्हारा मूड बहुत खराब लग रहा है? पिछले 2 घंटों से किचन में चाय समोसे बनाने में लगी हूँ। समोसे? मुझे तो एक समोसा नहीं मिला। मैंने भी नहीं खाया, बाहर वालों से बचे तब ना घर वालों को कुछ मिल पाए। मम्मी जी की बैठक और पापा जी की चौपाल खत्म ही नहीं होती। निकिता, वो रिटायर्ड हैं और तुम्हें उनसे क्या प्रॉब्लम? वो अपना मन बहलाने के लिए दोस्तों के साथ बैठ जाते हैं। पूरा दिन, दोपहर, शाम, कभी भी हॉल खाली नहीं, ये बैठक खाली नहीं होता जो पूरी फैमिली एक साथ बैठ जाए या बच्चे आराम से पढ़ पाए। मैं और सोनम तो पूरे टाइम कमरे में ही बंद रहते हैं या फिर किचन में लगे रहते हैं। टेंशन मत लो यार, अब जो भी है हमारे माँ बाप ही हैं, उनको मना तो नहीं कर सकते। इससे तो अच्छा हम 2nd फ्लोर पर शिफ्ट हो जाएं, लेकिन वहां पर किराएदार रह रहे हैं। ऐसा करो, तुम और सोनल दिन में 3rd फ्लोर पर चली जाया करो, वहां आराम से रहना। तभी बार बार चाय बनाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए और घर के कामों के लिए बार बार नीचे आओ, इतनी हिम्मत नहीं है। अब मैं क्या ही कर सकता हूँ। सौरभ काफी देर तक निकिता को समझाता है, लेकिन निकिता को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। निकिता के दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा था जिससे उसका हॉल और बैठक दोनों खाली हो जाए। फिर एक दिन हॉल में सास और बैठक में ससुर की पंचायत लगी होती है। अचानक से निकिता और सोनल गुस्से में हॉल में आते हैं। भाभी जी, कल मेरी जिया का टेस्ट है और कृष्णा की रोने की आवाज। जिया की टेस्ट की तैयारी कहाँ कराऊं जहाँ थोड़ी शांति हो और ये लड़की पढ़ सके। मैं इस लड़की को ही पीट दूंगी। तुम्हारा रूम बैठक की तरफ है और पापा जी इतनी तेज बोल रहे हैं, इसलिए जिया को डिस्टर्ब हो रहा होगा और हॉल की आवाज मेरे कमरे में सीधी आ रही है। इतने में सामने शशि और मुन्नी के साथ बैठी शीलम उठकर खड़ी हो जाती है। बहू, ये क्या बदतमीजी है? देख रही हो आंटी बैठी है, फिर भी दोनों लड़े जा रही हो। मम्मी जी, हम आपसे कुछ नहीं कह रहे। कल जिया का टेस्ट है, सुबह से किचन और चाय नाश्ते से टाइम नहीं मिला। अब जब मिला तो चारों तरफ इतना शोर है कि वो पढ़ने को तैयार नहीं। मम्मी जी, कृष्णा को शोर की वजह से कुछ याद नहीं हो रहा, इसलिए मैंने उसे पीट दिया। अब जब वो रो रहा है तो उसमें मेरी क्या गलती? सुभाष बैठक से आते हैं, तभी गुस्से में बोलते हैं। बहू की आवाज बैठक में आ रही है, ये क्या शोर मचा रखा है? कृष्णा इतना क्यों रो रहा है?
सुभाष जी, ये तो आप अपनी संस्कारी बहू से पूछो, जो 4 लोगों के सामने बिल्लियों की तरह लड़ रही है। हम तो दूसरों की बहुओं के लिए कहते हैं, यहाँ तो मेरे घर में ही युद्ध हो रहे। इतने में ऑफिस से सौरभ और विनीत वहां आ जाते हैं। उन्हें देखकर शशि और मुन्नी हॉल से दबे पैर चली जाती है। शोरगुल सुनकर बैठक में बैठे सुभाष के दोस्त भी खिसक लेते हैं। सौरभ और विनीत, देखो किस तरह से ये दोनों चीख बुखार मचा रही है, जबकि इन्हें पता है कि हमारे घर में बाहर का कोई बैठा है। विनीत जी, हम चीख पुकार नहीं मचा रहे, बच्चों के लिए फाइनल एग्जाम आ रहे हैं और वो पढ़ाई पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं इसलिए परेशान हूँ। ऊपर से कृष्णा कितना चीख चीख कर रो रहा था, जिया डिस्टर्ब हो रही है। कृष्णा भी इस शोरगुल की वजह से ही रो रहा है। अगर उसे क्वेश्चन के आंसर याद होते तो मैं उसे मारती नहीं। तुम लोग सही कह रहे हो मम्मी पापा, आपकी पंचायत की वजह से मुझे भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है। वो तो ऑफिस में रहता है, अब तुझे क्या डिस्टर्ब होने लगा? मम्मी, हफ्ते में 3 दिन मेरा वर्क फ्रॉम होम रहता है। जब मीटिंग की कॉल होती है तो मुझे माइक खोलने का डर लगता है। जब कुछ डिस्कशन हो रहा होता है तब आप सबकी आवाजें पीछे से आती है, ये क्लाइंट पर गलत इफेक्ट डालता है। तुम लोग कहना क्या चाहते हो कि हम अपने ही घर से निकल जाएं? सुभाष जी सही कह रहे हो, आजकल के बच्चे तो माँ बाप की सेवा करना तो दूर, उनका बोलना भी कानों में चुभता है उन्हें। मम्मी जी, आप गलत मत समझिए, हम लोग आपकी बहुत इज्जत करते हैं, आप दोनों से बहुत प्यार करते हैं। बहू, तुम हमारे और हमारे दोस्तों की बातों को शोरगुल कह रही हो और सम्मान की बात करती हो। पापा जी, सोनल सही कह रही है, हम लोग आपकी बहुत केयर करते हैं। हम चाहते हैं आप अपने दोस्तों के साथ बैठो, बातें करो, लेकिन बच्चों की पढ़ाई, घर वालों की प्राइवेसी का भी तो ध्यान रखना पड़ता है। सौरभ, तुम्हारा मतलब यही है ना कि हम लोग अपने दोस्तों के साथ पंचायत ना लगाएं, ना ही बातें करें? नहीं मम्मी, आप बातें कीजिए, मिलिए। आज से पंचायत हॉल या बैठक में नहीं बल्कि 3rd फ्लोर पर लगा लिया कीजिए, वहां सुबह से धूप भी आ जाती है। हाँ पापा, भाई सही कह रहे हैं, इतना बड़ा फ्लोर खाली पड़ा रहता है, आप आराम से बैठकर कितनी भी देर वहां बात कर सकते हैं, साथ में धूप भी सेक सकते हैं। ठीक है सुभाष जी, सौरभ का आइडिया बुरा नहीं, 3rd फ्लोर पर सोफे डलवा देना। कल से ठंड में छत पर पंचायत लगेगी, जिससे धूप सेक कर बातें कर पाएं। अगले दिन सुभाष के दोस्त जौहरी जी, टिंकू, 2-4 और बाहर वाले लोग जीने से 3 मंजिल का सफर करते हुए सुभाष के पास पहुंचते हैं। दोपहर के वक्त भारी शरीर की मुन्नी और शशि भी हांफते हुए सीढ़ियां चढ़ गई। शीलम, मेरा वजन तो इतना हो गया, अब 3 मंजिल की सीढ़ियां चढ़ना बड़ा मुश्किल हो गया है। ये तो अच्छी बात है कि तुमने 3 मंजिल की सीढ़ियां चढ़ी, ऐसे ही धीरे धीरे तुम्हारा वजन कम हो जाएगा। शीलम, बात तो सही कह रही हो, मुझे तो अस्थमा है, पर हाफते हुए ऊपर चढ़ाई, अब नीचे अकेली रह जाती तो मन नहीं लगता। सुभाष के दोस्त जौहरी खांसते और हांफते हुए बोले, सुभाष, यहाँ धूप तो अच्छी है, पर आने में बहुत ताकत लगी, अब तो उतरना भी मुश्किल होगा। सही कह रहे हो जौहरी, ऊपर आते आते मेरे तो घुटने बोल गए। खैर, अब आराम से शाम तक धूप में बैठूंगा। ये सब छोड़ो, तुम्हें पता चला जिंदल साहब का लड़का बैंक की चोरी में पकड़ा गया? शीलम अपने फ्रेंड्स शशि और मुन्नी, मोहल्ले की 2-3 और लेडीज आदमियों के साथ ही बैठी होती है। तभी शशि बीच में बोली, भाई साहब, आपको तो बस उसकी चोरी के बारे में ही पता है। अरे उसने तो जिंदल साहब की नाक कटा दी। नाक कटा दी? ऐसा क्या हुआ शशि जी, हमें भी बताओ। वो हमारे मोहल्ले की जाट की बेटी को भगा ले गया। शशि, ये क्या बक रही है, उनकी बेटी तो किसी कंपनी में नौकरी करती है और मैं कल ही उसे जाते हुए देख रही थी। शशि जी, ऐसे किसी की बेटी बहू की इज्जत उछालना सही नहीं है। मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरी बेटी ने सोशल मीडिया से निकालकर उस लड़के के साथ उसकी फोटो भी भेजी थी। पहले तो जाट और जाटनी लड़की को वापस आने के लिए बोलते रहे, लेकिन तब नहीं। अचानक वापस कैसे आई? जब इस लड़के का नाम बैंक चोरी में आ गया तभी वो इसे छोड़कर खुद वापस आ गई। पूरे 15 दिन उसके साथ रहकर आई है। सच में बहुत गलत जमाना आ गया है। अच्छा हुआ मैं टाइम पर अपने दोनों लड़कों की शादी कर दी और दोनों अच्छी जॉब करते हैं। भाई साहब, आप भी कैसी बातें करते हैं, हमारे बच्चों में संस्कार है, वो ऐसी हरकतें कभी नहीं कर सकते। देर शाम तक उनकी पंचायत 3rd फ्लोर पर लगी रही और फिर एक एक करके सब अपने अपने घर पर जाने लगे। इधर घर में निकिता और सोनल हॉल में बैठी बहुत खुश हो रही थी। भाभी जी, आज दिन कितना बढ़िया लगा और कितना काम सिमट गया, बच्चे भी अच्छे से पढ़ पाए। सही कह रही हो सोनल, डिनर की भी सारी तैयारी हो गई और पता भी नहीं चला इस पंचायत में तो हमारे घर को धर्मशाला बना रखा था। इतने टाइम तक सब चले गए होंगे, अभी तक मम्मी पापा नीचे नहीं आए। भैया मैं देख कर आता हूँ, आखिरकार चल क्या रहा है, अभी तक नीचे क्यों नहीं आए?
विनीत जब ऊपर देखने जाता है तो उसे सीढ़ियों पर बैठ बैठकर उतरती शशि मिलती है। क्या हुआ आंटी, आप नीचे उतर नहीं पा रही? बेटा, उतरने में मेरी तो सांस ही अटक रही है। एक बार नीचे आ जाऊं तो मैं कभी ऊपर नहीं जाऊंगी, नहीं तो बिल्कुल ही ऊपर चली जाऊंगी। आंटी धीरे धीरे उतर जाइए, कुछ नहीं होगा। विनीत जब ऊपर जाता है तो नजारा ही कुछ अलग होता है। शीलम और सुभाष टिंकू को नीचे उतारने में लगे होते हैं। टिंकू, थोड़ी हिम्मत से काम लो, चेयर से खड़े हो, ऐसे घुटनों में कुछ नहीं होगा। ताऊ जी, आप उठ नहीं पा रहे? ना बेटा, घुटनों में तेज दर्द है, इस वजह से हिला भी नहीं जा रहा। अब मैं सोच रहा हूँ रात कैसे काटूंगा। ताऊ जी, मैं आपको गोद में लेकर नीचे उतार देता, लेकिन आपका वजन बहुत ज्यादा है। मुझे कैसे भी नीचे उतार दो, मैं दोबारा पंचायत में ही नहीं आऊंगा। क्या कर सकते हैं, यहाँ से तो वॉकर पर बैठकर भी नहीं उतारा जा सकता। टिंकू 2 दिन तक सुभाष के साथ ऊपर ही परेशान रहता है और खूब पंचायत भी करता है। सुभाष और शीलम का एक भी दोस्त टिंकू की हालत देखकर पंचायत में नहीं आता। विनीत और सौरभ टिंकू को रोता देखकर एक क्रेन मांगते हैं। बेटा, ये क्रेन क्यों मंगाई है? पापा, 2 दिन से देख रहा हूँ, अगर क्रेन नहीं मंगाता तो ताऊ जी की समाधि ऊपर ही बन जाती। बेटा, मुझे नीचे उतार ले, मैं दोबारा छत पर नहीं आऊंगा। टिंकू क्रेन की मदद से 3rd फ्लोर से नीचे आता है और सारे दोस्त खुशी मनाते हैं और दोबारा पंचायत ना करने का फैसला लेते हैं।